नमस्कार दोस्तों, IRP अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला सर के बारे में और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे ताकि और हम महान लोगों के बारे में ऐसे वीडियो बना सकें। कौन थे नेल्सन मंडेला? एक कैदी से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में काटे। असहायों के लिए लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला कहते थे, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकी क्षेत्र के मोजो गांव में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। ये खोसा जाति के थे। इनका कबीला थम्बू कहलाता था और वंश मदीवा था। मदीवा लोगों को अत्यंत कुलीन माना जाता था। नेल्सन मंडेला का नाम पहले रोहिल्ला मंडेला था। इनका नाम इनकी टीचर ने बदलकर नेल्सन मंडेला रखा था। जब नेल्सन मंडेला 9 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद इनकी मां ने इनके पिता के दोस्त जोगिन ताबा के पास इन्हें कर दिया। जोगिन ताबा ने क्लर्कबरी बोर्डिंग में इनको भर्ती किया। उसके बाद इन्होंने फोर्ट हारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। पत्राचार के माध्यम से साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। जोहान्सबर्ग के विटरवारसरैंड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई आरंभ की। दक्षिण अफ्रीका में आज वे जिस तरह की गरीबी, दासता और उत्पीड़न की ज़िंदगी जी रहे थे, उसका एहसास नेल्सन मंडेला को जोहान्सबर्ग में ही आकर हुआ। अंग्रेज शासक न सिर्फ उनका शोषण करते थे बल्कि ऐसे दमनकारी कानून भी बना रखे थे जिनमें जकड़े जाकर कोई चैन की सांस भी न ले सकता था। मंडेला ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आए जो अपने देशवासियों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए झटपटा रहे थे। अन्याय और उत्पीड़न क्या होता है, इसे नेल्सन मंडेला ने यहीं आकर प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया। सन 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। फिर इन्होंने एवलिन मेस से विवाह भी किया। सन 1940 और 50 के बीच जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीकी सरकार की दमन नीतियों में बढ़ोतरी होती गई, नेल्सन मंडेला के दिल में उसका विरोध करने की इच्छा भी जोर पकड़ती गई। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर मंडेला और उनके साथियों को लगा कि अब स्थितियां बदलेंगी। आज श्वेत और अफ्रीकियों को भी राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार न थी। दरअसल असहायों का शोषण करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए यथास्थिति बनाए रखना जरूरी थी। युद्ध के बाद अधिक औद्योगिकीकरण का दौर आया। विदेशी निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी और उसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के उद्योगों पर कब्जा जमाए गोरों का लालच भी बढ़ा। मंडेला पर पहला मुकदमा 22 सितंबर 1952 को जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला व अन्य पर आंदोलन चलाने तथा सरकार का विरोध करने के कारण मुकदमा चलाया गया। चूँकि सरकार बदले की भावना से काम कर रही थी, इसलिए मंडेला और उनके कई साथियों पर सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसकी सख्त सजा थी। सन 1955 में मंडेला की पत्नी एवलिन अपने बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गईं और एवलिन ने उनसे कहा वे अपने बीवी बच्चों और एनसीसी में से किसी एक को चुन लें। आखिर उनका पारिवारिक जीवन पार्टी और स्वाधीनता संघर्ष की भेंट चढ़ गया था। कहने की आवश्यकता नहीं थी। नेल्सन मंडेला जैसे जुझारू अपने देशवासियों के स्वाधीनता और परिवार में से किसी एक को चुनने की नौबत आने पर अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को ही चुनते, लिहाजा वे अपना विवाहित जीवन टूटता देखते रहे। सन 1958 में नेल्सन मंडेला ने दूसरी शादी की विनी के साथ। सार्वविले हत्याकांड, रंगभेदी नीति के खिलाफ देश भर में रोष था। सरकार का विरोध करने के लिए पैन अफ्रीकी कांग्रेस ने एक योजना बनाई। मार्च 1960 में बड़ी संख्या में पास जलाकर और प्रदर्शन करके विरोध प्रकट किया जाएगा। जोहान्सबर्ग से लगभग 50 किलोमीटर दूर सार्वविले शहर में हजारों की भीड़ ने एकत्र होकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस के 75 जवानों ने निहत्थे लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैसा कि स्वाभाविक ही था, निहत्थे लोग इससे डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने गोली चलाना बंद नहीं किया। ज़्यादातर लोगों की पीठ पर गोलियां लगीं। इस जघन्य गोलीकांड में 69 अफ्रीकी मारे गए और 400 से ज़्यादा जख्मी हुए। इनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। इस हत्याकांड की प्रतिक्रिया केवल दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, सारी दुनिया में हुई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जालियांवाला बाग के गोलीकांड की याद दिलाने वाले इस हत्याकांड की खबर दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में थी। नेल्सन मंडेला कहते हैं, केवल कष्ट सहकर, बलिदान देकर और सशस्त्र संघर्ष से ही स्वाधीनता पाई जा सकती है। वैसे तो नेल्सन मंडेला कई बार जेल गए, लेकिन 11 जून 1964
को नेल्सन मंडेला व उनके 7 साथियों को आजीवन कारावास का दंड सुना दिया। जन समुदाय की इस फैसले पर होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया की आशंका से सरकार ने मंडेला व उनके साथियों को न्यायालय के नीचे की कोठरियों में ही कैद कर लिया। वहां से उनको बाहर भीड़ के नारे और राष्ट्रगान के स्वर सुनाई दे रहे थे। मंडेला और उनके सभी साथियों को मालूम था कि आने वाला समय बहुत कठिन बीतेगा, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। नेल्सन को रॉबिन आइलैंड में रखा गया था। रंगभेद और नस्लवाद का असर जेल के जीवन में भी था। जब वे रॉबिन आइलैंड की जेल में लाए गए तो नियम के अनुसार उनको पुरानी जेल के कपड़े उतारकर इस जेल के कपड़े पहनने का आदेश दिया। इसी तरह एश्वेत और दूसरे बंदियों के खाने में भी भेद था। नेल्सन ने उसी समय तय कर लिया था कि वह इस भेदभाव का विरोध करेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। मंडेला और उनके साथियों को पत्थर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। उसके बीचों बीच एक आंगन और किनारे पर कैदियों के लिए कोठरियाँ थीं, जिनके दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। कठोर परिश्रम। कारावास के इस दौर की शुरुआत पत्थर तोड़ने से हुई। जेल में राजनीतिक कैदियों को सामान्य अपराधियों की तरह पत्थर तोड़ने के लिए काम पर लगाया गया। रोज सुबह एक बड़े ठेले में भरकर भारी पत्थर लाए जाते थे। उनको आंगन में उलट दिया जाता था और बंदियों को आदेश दिया जाता था कि वे भारी पतौड़े से उन पत्थरों को तोड़कर कंक्रीट में तब्दील करें। मुलाकात की शर्तें। उनसे मिलने के लिए कोई साल में सिर्फ 2 बार ही आ सकता था। मंडेला से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी बिनी उनके बंदी बनाए जाने के करीब 3 महीने बाद पहली बार मिलने आई। मुलाकात कराने का तरीका भी अजीब और अमानवीय था। कैदी को एक तरफ और मुलाकाती को दूसरी तरफ बैठा दिया जाता था। दोनों के बीच धुंधला सा शीशा होता था, उसमें छेद होते थे ताकि बात की जा सके। मुलाकाती और कैदी एक दूसरे को छू भी नहीं सकते थे। नेल्सन मंडेला की पत्नी बिनी की परेशानियां। मंडेला से जी भर के बैर निकालने वाली सरकार ने उनकी पत्नी को भी नहीं बख्शा। उन पर 1962 से 1975 तक लगभग पूरे समय प्रतिबंध तो लगा ही रहा। 1969 में उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को पुनः जीवित करने के आरोप में कैद करके जेल में डाल दिया गया। उन्हें प्रिटोरिया के केंद्रीय कारागार में अकेले रखा। इसके 17 महीने बाद बिना कोई कारण बताए उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। आखिर में नेल्सन मंडेला और उनके साथियों की जीत हुई। 2 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति डी क्लार्क ने वह ऐतिहासिक घोषणा की जिसने दक्षिण अफ्रीका का सारा वातावरण बदल डाला। सारा देश यह सुनकर चकित रह गया। उन्होंने एक ही झटके में नस्लवाद और रंगभेद की नींव खोद डाली। 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला को 11 फरवरी 1990 को रिहा कर दिया गया। वे अपनी पत्नी के साथ जेल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, जहां अपार जनसमूह और मीडिया के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। यह मंडेला जैसे महामानव का ही काम था कि उन्होंने जेल में उन पर पहरेदारी करने वाले रक्षकों व उनके परिवार वालों को जाते समय अभिवादन किया और उनको धन्यवाद दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला का मान बहुत बढ़ गया था। अनेक देशों के स्वाधीनता के इस जुझारू नेता को कई तरह के सम्मानों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1979 में नेल्सन मंडेला को नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1994 में आम चुनाव हुए। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रतिनिधि नेल्सन मंडेला को चुना और वो भारी बहुमतों से विजय हुए। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुए। अपने पद की शपथ लेते हुए मंडेला ने कहा, केवल नई सरकार की विजय नहीं है यह, बल्कि उत्पीड़न का अंत भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब कभी इस मनोरम धरती पर किसी एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं होगा। नेल्सन मंडेला को 695 से अधिक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। इन पुरस्कारों में नोबेल शांति पुरस्कार और अमेरिका कांग्रेस पदक शामिल है। भारत रत्न शामिल है। उनके नाम पर कई भागों और इमारतों के नाम रखे गए हैं। उनके नाम से कई देशों में पुरस्कार दिए जाते हैं। नेल्सन मंडेला से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने हक के लिए किसी से भी लड़ना पड़े, चाहे वो कोई भी हो, लड़ जाना चाहिए और एक दिन आपकी जीत होगी और ऐसी जीत होगी कि दुनिया आपको सलाम करेगी। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला हम सबको छोड़कर चले गए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।